हेलो, वेलकम क्लास। फिर से स्वागत है आपका अपने इस सेकंड लेक्चर में। ये वीडियो जो होने वाला है बीबीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के जो पहला यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधक के सिद्धांत लिख दे रहा हूं। प्रबंधक के सिद्धांत। तो हमने लास्ट क्लास में जो है चालू किया था जो सब्जेक्ट था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने जाना था लास्ट क्लास में इसके मीनिंग्स के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग्स के बारे में जाना था हमने, इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था। ठीक है, इसके अलावा मैंने उस पर सिलेबस और सब्जेक्ट्स, यूनिट्स, इन सबको जो है मैंने समझाया था। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाया था। तो आपके मीनिंग के बाद, ठीक है, मीनिंग के बाद, इम्पोर्टेंस के बाद, अब आज आपका टॉपिक चालू होने वाला है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधक के उद्देश्य। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, मैं जब भी एग्जांपल दूंगा तो एक प्रचलित कंपनी को लेके दूंगा, वो है टाटा। मैं कुछ बातें बता दूं, उम्मीद है जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ ना, ये पॉइंट उसी से रिलेटेड होंगे, पर जो कि लेक्चर्स जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ, वो आपको ज़्यादा जो है आपको अंदर गहन में बैठेंगे, उस चीज़ को बैठाएंगे हर एक चीज़। देखिए, अगर मैं बात करूँ टाटा कंपनी को, ठीक है, टाटा कंपनी, हमें पता है कि अगर ये कंपनी शुरुआत की गई होगी इस कंपनी की, ठीक है, अगर इस कंपनी की शुरुआत की गई होगी तो इसका एक उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, इसका जो है एक उद्देश्य रहा होगा। ज़्यादा गहराई में न जाते हुए, किसी भी कंपनी का जो पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना, लाभ, ठीक है, लाभ कमाना। लेकिन इसके अलावा भी, ठीक है, अगर कंपनी अपना इस उद्देश्य को पूरा कर लेती है, ठीक है, कोई भी कंपनी अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद रुकती नहीं है। अगर टाटा ने अपना ये उद्देश्य पूरा कर लिया, ठीक है, कि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है, तो उनका एक अलग उद्देश्य बैठ जाएगा। मान लेते हैं सोसाइटी डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट में, सामाजिक विकास में, ठीक है, सामाजिक विकास में। अब टाटा जो है ये भी प्रोवाइड कर ही रही है सोसाइटी डेवलपमेंट में। अपना क्या की है, ये टाटा हॉस्पिटल्स को बनाई हैं। ठीक है, टाटा हॉस्पिटल्स को बनाई हैं, टाटा हॉस्पिटल्स। टाटा ने अपने स्कूल्स भी बनाए हैं, टाटा ने अपने स्कूल्स भी बनाए हैं। टाटा ने पार्क भी बनवाए हैं। ठीक है, अब पार्क जहाँ पे सारे लोग बच्चे खेलते कूदते हैं, ठीक है, पार्क्स भी बनवाए हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर रही है टाटा कंपनी? इसके अलावा क्या कर रही है, अपने प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर रही है, चाहे वो टाटा सॉल्ट या टाटा नमक हो। ठीक है, टाटा सॉल्ट, टाटा टी हो जो चाय पत्ती होती है, टाटा शुगर हो, चीनी है, तो कई सारी चीज़ें। ठीक है, समझाने के लिए बस केवल मैंने इतना लिखा है।
मसाले वगैरह भी होते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो भी संस्था होती है ना, कोई भी जो संस्था होती है या फिर इंडिविजुअल बॉडी होती है या फिर फर्म होती है, ठीक है, इनका एक उद्देश्य होता है प्रॉफिट अर्न करना। मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, एक उद्देश्य जो है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन अगर उद्देश्य पूरा हो जाए तब क्या करेगी? कंपनी बंद तो नहीं ना कर देगी। ऐसा नहीं ना कि एक उद्देश्य पूरा होगा तो कंपनी बंद कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। अगर एक उद्देश्य पूरा हो जाता है तो दूसरा उद्देश्य फिर तैयार कर दिया जाता है कि अब हमें इस सेक्टर पे काम करना है, अब हमें सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम करना है, समाज के विकास के लिए काम करना है। अब उसके अंदर जब आपको हॉस्पिटल्स चला दे, चाहे स्कूल्स चला दे, पार्क चला दे, चैरिटी चला दे, ठीक है, मंदिरों का निर्माण कर दे, तो ये सारे जो है उद्देश्य जो है चलते रहते हैं। कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी किसी एक उद्देश्य को पूरा होने के बाद उसे रोकती नहीं है, अगला उद्देश्य बनते रहता है। जैसे यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनाइजेशनल इज बिल्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। एक संगठन कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी संगठन होगा एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया होगा। जैसे अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स का उद्देश्य क्या रहा होगा कि रोग मुक्त बनाया जाए, लोगों को बीमारी से दूर रखा जाए, सारे लोग स्वस्थ रहें। स्कूल्स का क्या उद्देश्य होगा, कॉलेजेस का क्या उद्देश्य होगा, सबको किफ़ायती दाम पे जो है शिक्षा मिले, ठीक है, पढ़ाई लिखाई जारी रहे, पढ़ाई लिखाई जारी रहे। तो हर एक संगठन का या फिर हर एक संस्था का अपना एक उद्देश्य होता है। रिजल्ट कॉलेज क्या चाहती है कि जो हर साल जो है रिजल्ट जो है इम्प्रूव हो। अगर आज 95 पे बना है तो अगले बार जो है 97 पे जो है रिजल्ट पहुँचे, रिजल्ट बने। ऐसा नहीं ना है कि 97 के बाद रिलैक्स हो जाती है कॉलेज की, हाँ बस काफ़ी, अब हम इसके आगे प्रेशर नहीं देंगे बच्चों को, बच्चे अपने, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो लाइन है, जो सेटअप, जो एक वे है ना, वो चलते रहता है। अगर एक कंप्लीट यानी कि पूरा हो जाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट को जो है तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। ये चलती रहती है प्रक्रिया, कंटिन्यू प्रोसेस है। इसमें किसी प्रकार की जो है रुकावट नहीं होती, रोका नहीं जा सकता। अगर जहाँ रुक जाए, जहाँ ऑब्जेक्टिव रुक जाए, वहाँ मैनेजमेंट फेल हो जाता है, मैनेजमेंट का चलना बेकार हो जाता है, वहाँ पे चल ही नहीं पाता, बेकार क्या होता है। अगला पॉइंट है अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू एंड विद द ऑर्गेनाइज ग्रुप। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हॉस्पिटल्स को लेके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हॉस्पिटल्स को लेके, कॉलेजेस को लेके, इसके अलावा मैंने टाटा का भी यहाँ एग्जांपल दिया है, ठीक है, टाटा कंपनी हो गई, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं ना कि अगर हॉस्पिटल कोई चला रहा है तो कोई एक पर्सन चला रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्सन ही है। ये भी नहीं है कि कॉलेज अगर चल रहा है तो कोई एक पर्सन ही कॉलेज चला रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि टाटा कंपनी है तो कोई एक पर्सन ही चला रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं कॉलेज में, अगर प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, अगर प्रिंसिपल सर हैं तो उनके अंडर टीचर्स डिपार्टमेंट भी होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा, है ना। अब टीचर्स डिपार्टमेंट में हर अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स होंगे, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, ठीक है, चाहे सोशल साइंस के हो, ठीक है। अकाउंट्स में भी वही है, अकाउंट्स में भी वही है। अगर होंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर कोई होगा, ठीक है, डेली बेसिस पे क्लर्क्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी एक पेंशन डिपार्टमेंट भी होगा ना। स्ट्रक्चर देखते रहिएगा। अगर मैं कहूँ एसएसटी, सोशल साइंस के जो टीचर्स होंगे, इनके नीचे भी तो स्टूडेंट्स होंगे, है ना। यहाँ भी स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ भी स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। बात यहाँ टीचर्स की हो गई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एक और ग्रुप आपका होगा ग्रुप डी, हाँ ग्रुप डी, जो साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं, चाय पानी ये सब ला के देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सर के अंडर जो है इन सारे ग्रुप्स को देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल सर ने हम टीचरों को केवल आदेश दिया है कि आप लोग जो है रिजल्ट अच्छा करें, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे करें, बच्चों को अच्छे से जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड करें,
कोई भी दिक्कत परेशानी हो डिस्कशन करें, पॉइंट को टॉपिक को समझें समझाएं, लेकिन रिजल्ट जो है अच्छे से अचीव करें। अब केवल ये हम लोग के कहने से नहीं ना होगा, बात आप समझिए, केवल ये इस हम ही लोग को कहने से नहीं ना होगा। पता चला बच्चे आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं बच्चे, क्लास आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन बेंच गंदा है, कंपाउंड साफ नहीं है, पानी आ नहीं रहा है ना, पानी आ नहीं रहा है। यानी कि टीचर्स तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्रुप डी में लोग अगर नहीं सही से काम करें तब क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कहा गया कि आप जो है सारे पेपर वर्क को जो है एक्यूरेट टाइम टू टाइम मैनेज करते रहें, हर एक रजिस्टर को अटैच करते रहें, पेपर को चिपकाते रहें, मेंटेन रहे, ताकि कुछ भी चीज़ कभी भी मांग ली जाए ना, अगर रात के 2 बजे भी मांग ली जाए तो आप प्रोवाइड कर दें। तो मान लेते कि अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट ठीक है पेपर वर्क को संभाल रहा है, तो क्या केवल इन्हीं के भरोसे, तो क्या इन्हीं के भरोसे केवल जो कॉलेज का जो गोल सेटअप किया गया है वो पूरा हो पाएगा? बच्चे तो विद्रोह कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा गया है कि समूह के माध्यम से और उनके साथ उद्देश्यों की प्राप्ति। कोई भी अगर संस्था है या फिर संगठन है, अगर वो केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही चले तो उसे पूरा करना या फिर अपने गोल तक पहुंचना नामुमकिन होगा। सही चीज़ यही है कि संस्था में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी लोग का एक ही उद्देश्य रहे, एक ही पाथ पे चले, एक ही पाथ पे चले। ऐसा ना हो कि 2-4 लोग अगर एक पाथ पे चल रहे हैं तो 2-3 लोग किसी अलग पाथ पे चले, अलग वे में चले। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसी पॉइंट को यहाँ समझाया गया है कि अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू एंड विद द ऑर्गेनाइज ग्रुप। जो ग्रुप को बनाया गया है उसी के साथ जो है चलाते रहें, परस्पर एक ही पथ पे चलते रहें। अगला क्या है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द फ्यूचर बट आर डिटरमाइंड टुडे। देखिए, जो भी उद्देश्य बनाए जाते हैं संस्था के द्वारा या फिर फर्म के द्वारा, किसी भी इंडिविजुअल बॉडी के द्वारा, उसको बनाया जाता है भविष्य यानी फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ टाटा कंपनी, फिर से मैं टाटा कंपनी की यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ टाटा कंपनी की, कि अगर उन्होंने 2025-26 में अगर उन्होंने पूरे इंडिया में अगर 27 स्कूलें खोली हैं, 27 स्कूल खोल चुके हैं और 20 हॉस्पिटल्स को खोल चुके हैं, तो उनका अगला उद्देश्य क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि 27 स्कूल या फिर 20 हॉस्पिटल्स खोलने के बाद जो है टाटा कंपनी रुक जाए, ऐसा होगा नहीं। जब अगला सत्र चालू होगा यानी 26 के बाद से जब 27 या फिर 28 चलेगा, तो उनका ये उद्देश्य होगा कि हमें जो है 30 स्कूलें और खोलनी होंगी। हो सकता है कि अगर 20 हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं तो हमें जो है 25 हॉस्पिटल्स और खोलने होंगे, है ना। जो प्रॉफिट टर्नओवर अगर बात करूँ मैं 25-26 की, अगर 200 करोड़ कमाई है कंपनी, तो उनका ये भी उद्देश्य होगा कि 27-28 तक जो है उनका टर्नओवर 200 से ना होके 400 करोड़ तक हो, यानी कि डबल हो जाए। तो जो भी उद्देश्य बनाए जाते हैं भविष्य को देखकर बनाए जाते हैं। संस्था अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, किस सत्र में कहाँ देखना चाहती है, उसके उद्देश्य को लेके, उस पर्सपेक्टिव, उस पॉइंट को लेके जो है हर एक चीज़ों को बनाया जाता है। यहाँ जैसे मैंने लिखा भी है कि उद्देश्य भविष्य से संबंधित होते हैं, उद्देश्य भविष्य से संबंधित होते हैं लेकिन आज निर्धारित किए जाते हैं। उद्देश्य भविष्य से संबंधित होते हैं लेकिन निर्धारण जो है आज किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उद्देश्य में लाभप्रदता, विकास, स्थिरता, ग्राहक संतुष्ट, कर्मचारी कल्याण, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि शामिल होते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात, देखिए अचानक से हुआ जो हुआ, मैंने यहाँ टाटा कंपनी का बात किया ना, टाटा कंपनी को लेकर टाटा स्कूल्स खोल रहे हैं, हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, पार्क चला रहे हैं, प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है उद्देश्य में लाभप्रदता, विकास, सोसाइटी डेवलपमेंट, स्थिरता। अगर टाटा कंपनी अपनी कुछ हिस्सा या फिर कुछ
एक्टिविटी सोसाइटी में कर रही है तो टाटा कंपनी टिकेगी ना वहाँ पे। मान लीजिए दो कंपनी, एक टाटा कंपनी है और एक रिलायंस कंपनी है, उदाहरण के लिए, ठीक है। टाटा कंपनी ने इतनी सारी चीज़ों को जो है किया समाज के लिए, रिलायंस ने केवल पेट्रोल पंप खोला, उदाहरण के लिए केवल पेट्रोल पंप खोला, रेस्टोरेंट खोले, ठीक है, और क्या किया इन्होंने, और मान लो एक मॉल खोल दिया कपड़ों के लिए, ठीक है, कपड़ों के लिए मॉल खोल दिया। अब बताइए सोसाइटी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रहा है, टाटा के थ्रू कि रिलायंस के थ्रू? ऑफकोर्स टाटा के थ्रू हो रहा है, देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे स्थिरता हो, ठीक है। अगला है ग्राहक संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन। जो कस्टमर इन चीज़ों का लाभ उठाएंगे वो संतुष्ट रहें उस चीज़ से, वो उस चीज़ से संतुष्ट रहें। अच्छा, और क्या है, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी कल्याण। कर्मचारी कल्याण का मतलब ये हो गया कि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कई सारे लोग, यानी कि एक ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज जो है संगठन होता है कई लोगों का। टाटा कंपनी अगर है तो कोई एक से नहीं चल रहा है, कई लाखों हजारों लोग जो है काम कर रहे हैं, हर फील्ड में मान के चल रहे हैं, हजारों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल्स की, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार एम्प्लॉयज़ तो काम कर ही रहे होंगे। अगर इन 20-25 हज़ार एम्प्लॉय को, ठीक है, समय से वेतन ना मिले, समय से इंक्रीमेंट ना मिले, वो लाभ ना मिले, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी ना मिले, तो क्या कोई यहाँ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कर्मचारी कल्याण। अगर संस्था को अपना उद्देश्य पूरा करना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, उद्देश्य बना होना चाहिए। उद्देश्य पूरा होने के बाद एक नया उद्देश्य जो है बनते रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, कंटिन्यू प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट हमें क्या पता चला कि एक संगठित समूह के द्वारा ही इसे पूरा किया जा सकता है, वो भी सब एक ही दिशा में, एक ही मार्ग में चले। इसके अलावा भविष्य को देखकर जो है उद्देश्य रखे जाते हैं, जिसका निर्धारण वर्तमान में यानी कि अभी किए जाते हैं, और जिसमें सामाजिक विज्ञान हो, सामाजिक विकास हो, स्थिरता हो, ग्राहक संतुष्टि यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, कर्मचारी के कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व, यही जो है सामाजिक उत्तरदायित्व आदि शामिल है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उदाहरण का वजह यह है ना, वजह यह है कि अगर आप समाज में रह रहे हैं, टाटा को अगर रहना है इंडिया में, टाटा को मान लेते हैं यूपी में, चलिए छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटे एरिया में, अगर यूपी में टाटा को रहना है तो यूपी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा इन्हें, वरना समाज तो इन्हें रहने नहीं देगा। बस वही चीज़ें हैं, आप समाज के लिए कुछ करिए तब समाज आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये है आपका उद्देश्य। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी पॉइंट्स हैं, पर मैंने यहाँ कोशिश किया है कि हिंदी प्लस इंग्लिश, जो लोग इंग्लिश से कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो लोग हिंदी मीडियम के भी हैं तो उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाए, इसलिए मैंने जो है इस पीपीटी को इस तरह से बनाया है। हालांकि इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि अक्षर वगैरह छोटे हो गए होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोग को तब भी हो रही है, तब भी आप मुझे जो है बताएं, कमेंट में बता दें कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अगले क्लास में उसे दूर देखिए, जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक उस प्रॉब्लम को दूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये हो गया उद्देश्य। अब आगे चलते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधक के स्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी अच्छा, इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, रुकिए, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ठीक है, पहले इस चार्ट को समझते हैं, पहले इस चार्ट को जो है हम लोग यहाँ समझते हैं अच्छे से। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ स्कूल की, ठीक है, अच्छा रुकिए, मैं जो है एक वो निकाल दूँ, एक आपको ना बढ़िया क्लियर बोर्ड दिखा दूँ समझाने के लिए। ओके, नो,
एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, कॉलेज की, हमें पता चलता है कि सबसे ऊपर जो है हमारे प्रिंसिपल सर होंगे, ठीक है, सबसे ऊपर हमारे प्रिंसिपल सर होंगे, उनके नीचे जो है हम टीचर्स होंगे, ठीक है, इनके नीचे स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ पे बस एक ही फ्लो में बता रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को। स्टूडेंट्स होंगे, अच्छा, ये तो बात हो गई कॉलेज की, ठीक है। अगर किसी और संस्था पे मैं देखूँ, मान लेते हैं हॉस्पिटल है, ओके, हॉस्पिटल, तो यहाँ भी हमें देखने मिलते हैं डीन, फिर डॉक्टर होंगे, ठीक है, इसके नीचे जो है आपके नर्स या फिर कंपाउंडर होंगे, इसके नीचे आपके मेडिकल टीम होंगी, है ना। ये फ्लो में दिखा रहा हूँ आपको कि जो लोग ऊपर से हैं, ठीक है, ऊपर से मतलब कि जिनके पास अधिकार होता है किसी भी ऑर्डर को बताने के लिए, किसी भी नियम को बनाने के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए, कोई भी पॉलिसी वो बना सकते हैं। जो ऊपर के लेवल के लोग हैं ना, इनके पास ये अधिकार होती है। जो ऊपर के लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टॉप मैनेजमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं टॉप मैनेजमेंट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, नज़र पे बना रहनी चाहिए हर एक चीज़। एक मिनट, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट, सॉरी टॉप लेवल, ये आपका हो जाएगा मिडिल लेवल, ये आपका हो जाएगा लो लेवल। अगर मैं बात करूं कि किसी भी तरह के जो है पॉलिसीज़ बनाने में, ठीक है, किसी भी तरह के पॉलिसीज़ को बनाने में, रूल्स को बनाने में, ऑर्डर्स फॉर्मुलेट करने में, ठीक है, यानी आदेश को आदेश बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए, और कुछ अच्छा ठीक है, टॉप लेवल्स के लोग ही करते हैं, ठीक है, ये बता देंगे नियम, ये यही डिसीजन भी लेते हैं, डिसीजंस भी यही लेते हैं बड़े बड़े मैटर पे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी इन्हीं के पास होती है बड़े बड़े मैटर्स पे डिसीजन लेने के लिए। ये लोग क्या करेंगे, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, किसी तरह का मेमोरेंडम जो नीचे बताना हो, नोटिस बता सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल का काम होगा कि वो जो है अपने पॉलिसीज़ को, रूल्स को जो है बताए और उसे जो है नीचे भेजें, जो आपके आते हैं मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल में जो आपके आते हैं, ठीक है। इनके पास ये मैसेज जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कहा जाएगा कि 5 दिन के लिए जो है छुट्टी की जा रही है, इन्होंने डिसीजन लिया कि 5 दिन के लिए नहीं, छोड़ो छुट्टी नहीं, 5 दिन के लिए जो है टूर पे निकल रहे हैं हम लोग। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो है, जो मैनेजमेंट बैठे हैं टॉप लेवल के ऊपर, उन्होंने नोटिस दिया कि आप लोग जो है इस मैसेज को पूरे मैनेजमेंट में, यानी पूरे संगठन में जो है भेज दीजिए कि 5 दिन के लिए जो है हम टूर पे जाने वाले हैं, ठीक है। ये एक नॉलेज के लिए टूर होगा, एक सीखने के लिए टीचिंग टूर होगा। प्रिंसिपल सर ने माना था, हम टीचर्स को भेजा, बोला ठीक है, हम लोग आते हैं मिडिल लेवल में, हमें भेजा गया मैसेज को। अब हम क्या करेंगे, जितने भी टीचर्स होंगे अपने अपने क्लास के, ठीक है, अपने अपने क्लास के, यहाँ से जो है मैसेज डेलीगेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, अब अपने अपने स्टूडेंट्स को जो है
यही मैसेज जो प्रिंसिपल सर ने भेजा, जो नोटिस प्रिंसिपल सर ने भेजा, जो रिपोर्ट्स प्रिंसिपल सर ने भेजा, उसी मैसेज को जो है टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट को समझाएंगे नीचे कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैसेज आया है और इस चीज़ को हम लोग को फॉलो करना है। सेम वही चीज़ हॉस्पिटल में भी मान लीजिए दीन साहब ने कुछ मैसेज भेजा, डॉक्टर साहब को कहा कि आप जाइए अपने जो है सारे एम्प्लॉय को बताइए, तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो जस्ट इमीडिएट जो है नर्स या कंपाउंडर को बताएंगे, उसके थ्रू जो मेडिकल टीम होंगे उन तक ये मैसेज पहुंचेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि जो मैसेज नोटिस ऊपर से नीचे की ओर आए, ठीक है, टॉप लेवल मिडिल लेवल से होते हुए लोअर लेवल तक पहुंचे। 3 ही लेवल यहाँ रखे गए हैं, एग्जाम्स में केवल 3 ही लेवल्स को रखा गया है। और इस चार्ट को देखिए ध्यान से, मैंने इसीलिए ट्राइंगल बनाया है। क्यों बनाया है? टॉप लेवल में जो लोग होते हैं ना, इनकी संख्या बहुत कम होती है। टॉप लेवल के लोगों की संख्या बहुत कम होती है, या तो कोई 1% रहेगा या से अधिक 5 होंगे या फिर 20 होंगे। मिडिल लेवल में क्या है, 20 या 20 प्लस होंगे, इनकी संख्या 20 प्लस होंगे। और नीचे लोअर लेवल में क्या है, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। तो अथॉरिटी जो है आपकी ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र होती है। एक चीज़ और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पज से, अथॉरिटी यानी कि एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे समझने में दिक्कतें हो रही हैं किसी चीज़ को। ओके, अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्लो होती है यहाँ पे, ठीक है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्लो होती है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इसके जस्ट अपोजिट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपका डाउन टू अप फ्लो होता है, डाउन टू अप, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। अथॉरिटी नीचे से ऊपर से नीचे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर। अथॉरिटी केवल ऊपर वालों की होती है, नीचे के लोग के पास अथॉरिटी नहीं होती, ये केवल जवाब दे सकते हैं। लो लेवल के लोग क्या कर सकते हैं, केवल जवाबदेही हो सकते हैं। अगर कोई काम नहीं हुआ सही से तो ऊपर वाले सवाल पूछ सकते हैं कि यह काम क्यों नहीं हुआ, तो नीचे के लोग कह सकते हैं, जो लो लेवल के लोग हैं वो लोग कह सकते हैं कि सर ये बातें हैं इसीलिए नहीं हो पाई, मतलब कि जवाबदेही यही लोग करेंगे, जवाबदेह यही लोग होंगे। मिडिल लेवल में जितने लोग रहते हैं, ठीक है, मिडिल लेवल में जो लोग रहते हैं, ये टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में लिंक का काम करते हैं। लिंक समझ रहे, कड़ी का काम करते हैं। अगर इन्हें जवाब भी देना पड़ेगा ना, लो लेवल को अगर जवाब भी देना पड़ेगा टॉप लेवल को, तो इमीडिएट वहाँ नहीं पहुँचेंगे। ये जवाब जो है पहले मिडिल लेवल पे भेजेंगे, तब मिडिल लेवल वाले इस जवाब को ऊपर के अथॉरिटी के पास भेजेंगे। सेम वही चीज़ है, अगर कोई अथॉरिटी है तो ऊपर से पहले मिडिल लेवल में आएंगे, फिर मिडिल लेवल वाले नीचे लो लेवल को भेजेंगे। तो इस चार्ट को इसीलिए, ट्रायंगल को इसीलिए बनाया गया है, बताने के लिए कि यहाँ पे अगर संख्या कम है, यहाँ थोड़ी संख्या बढ़ी हुई है, और नीचे जो है संख्या इस तरह से विस्तारित की गई है। उम्मीद है कि ये चार्ट आपको समझ में आया होगा, लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे क्या है कैसे हैं। अब आते हैं अपने उस टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक चार्ट बनाया है, सॉरी चार्ट को पेस्ट किया है, देखिए समझिएगा। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट, टॉप या एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ओके, मिडिल मैनेजर, ठीक है, जो टॉप के नीचे आते हैं, क्लियर। फिर आते हैं फर्स्ट लाइन या फिर सुपरवाइजर मैनेजर, या फिर लो लेवल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके नीचे भी जो है कई सारे लोग आते हैं, जो जैसे ग्रुप डी साफ सफाई के लोग हो गए, ग्रुप डी वाले जितने लोग हो गए वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनका तो काम केवल ऑर्डर सुनना है, ये लोग तो कुछ कर नहीं सकते। इन 3 बिंदुओं पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। मैंने वहाँ पे चार्ट बना ही दिया है, मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाया था, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ।
बातों को समझने के लिए मान लेता हूँ ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दर्शाता है। ये नीचे, ये रहा मिडल, ये रहा टॉप, ठीक है। ये रहा टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, और ये रहा लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमें समझ में आ रहा है कि जो टॉप में है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरपर्सन आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आपके टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। इनका क्या काम होता है? ये रिपोर्ट्स बना सकते हैं, कोई अधिकार कोई नोटिस बना सकते हैं, किसी आदेश को ये बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी यानी रणनीति बना सकते हैं कि किसी चीज़ को कैसे पूरा करना है, प्राप्त करना है, वो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, वो जो मैसेज, जो स्ट्रैटेजी, जो पॉलिसी जो बनाई गई है ना, उसको फिर भेजते हैं मिडिल मैनेजमेंट में। यहाँ पे कौन कौन होते हैं? डिविजनल मैनेजर, प्लांट मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, एरिया मैनेजर, यहाँ पे सारे मैनेजर्स आते हैं। अब ये क्या करेंगे, जो ऊपर से, जो टॉप लेवल से इन्हें इंफॉर्मेशन मिली है, जो मैसेज मिला है, रिपोर्ट मिला है, नोटिस मिला है, पॉलिसीज मिले हैं, उन्हें खुद समझ के अच्छे से पार्ट बाय पार्ट सारे लोग जो है अपने अपने डिपार्टमेंट में पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, लिख के चाहे किसी भी तरीके से एक प्रोफार्मा बना के जो है उस मैसेज को जो है नीचे लोअर लेवल में पहुंचाना। यहाँ से बने हुए मैसेज को, पॉलिसीज़ को, रूल्स को, नियम को, नोटिस को, मेमोरेंडम को जो है मिडिल मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल तक पहुँचाते हैं, जहाँ पे ब्रांच ऑफिस मैनेजर, जनरल सुपरवाइजर, शिफ्ट सुपरवाइजर, अब इनके पास वो मैसेज आ गया है। आप चाहें तो ये उस मैसेज को जो है अपने नीचे कार्यरत हो चल रहे एम्प्लॉयज़ को भेज सकते हैं। मैसेज वहाँ से बना, अब यहाँ से जो मैसेज बना है ना, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता, नो चेंजेस, ठीक है। अगर इन्होंने कहा कि 10 तारीख से पहले आप लोग को काम ख़त्म करना है, तो 10 तारीख से पहले ख़त्म करना है। ये लोग 10 को 11 या फिर 10 को 12 नहीं बना सकते, तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो यहाँ पे पहले मैंने एक चार्ट बनाया है अच्छे से समझने के लिए, समझाने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधक के स्तर, ठीक है। वो 3 लेवल थे, तीनों स्तर मैंने यहाँ पे समझाया है। ओके, ऑब्जेक्टिव हो चुका है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट चालू यहाँ पे हो चुका है। द कैटेगरी और लेयर ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में प्रबंधकीय पदों की श्रेणी या परतें। किसी भी, जो मैंने बताया सबसे अच्छा जो मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया था ना, इसी को समझिएगा, ये एक तरह का लेयर है, ठीक है। ये पहला लेयर, ये सेकंड लेयर कह सकते हैं ना, इसको फर्स्ट लेयर, इसको सेकंड लेयर, ये हो गया थर्ड लेयर। चाहे इसको फर्स्ट कह लीजिए, इसको सेकंड कह लीजिए, इसको थर्ड कह लीजिए, ठीक है। तो एक तरह का जो है लेयर आपका होता है। किसी संगठन में प्रबंधकीय पदों की श्रेणियाँ परतें, पद अनुसार, ठीक है। जो जिसका पद ज़्यादा, जिसके पद की गरिमा ज़्यादा होगी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो ऊपर आते हैं। जैसे मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जो हैं आते हैं ऊपर वाले पद में। अच्छा, अगला पॉइंट है द हायरार्की। हायरार्की आपका मतलब हो गया एक जो कड़ी होती है ना, चेन, लोहे की चेन आप देखे होंगे, लोहे की चेन आप देखे ही होंगे, वो एक कड़ी की तरह होता है। इस तरह की कड़ी दर कड़ी जो है से जुड़ी रहती है। तो हायरार्की मतलब हो गया एक कड़ी, मैनेजमेंट का एक ऐसा कड़ी, एक ऐसी कड़ी जो कमांड जो है ना ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होती है। जो अथॉरिटी होती है ना, आदेश हो गया फिर किसी तरह की जो भी अथॉरिटी जो है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होती है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होती है। ये बुक्स में नहीं दिया गया है, ये मैं खुद से बता रहा हूँ। अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होती है, ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट में। किसी संगठन में प्रबंधक का पदानुक्रम या आदेश श्रृंखला जो है इस तरह से होता है, ठीक है।
एक श्रृंखला से जाएगा, हर एक पैटर्न होता है कि अगर प्रेसिडेंट को पता है तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो है डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर के बाद जो है उसके एरिया मैनेजर, ठीक है, उसके नीचे जो है जो एम्प्लॉय कार्यरत रहते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचता है। जो भी मैसेज होगा ऊपर से नीचे की ओर जो है डेलीगेट होगा। अगला है पॉइंट, मैनेजरियल पोजीशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी। कैटेगरी जो है आपकी यही है, यही कैटेगरी है, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये भी कैटेगरी है। मैनेजरियल पोजीशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस। मतलब कि अधिकार और स्थिति के अनुसार, अधिकार और स्थिति के अनुसार जो है इन श्रेणियों में बांटा गया है। मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था, सॉरी, मैंने यहाँ पहले बता दिया था कि एक तरह का जो है अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ, अगर मैं एक तरह का ट्रायंगल बना दूँ, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ठीक है, जो टॉप लेवल में बैठे होंगे ना लोग, उनकी संख्या कम होती है, या तो कोई एक रहेंगे या तो 5 लोग रहेंगे या फिर तीन लोग भी रह सकते हैं। फिर उसके नीचे जो लोग रहेंगे वो 5 रहेंगे या फिर 10 होंगे या 20 भी हो सकते हैं, कई जगह देखने मिला है। और जो उसके नीचे होंगे या तो 20 से ज़्यादा हो, चाहे 100 हो चाहे 200 हो, ठीक है। हालांकि एक में ही आता है, ये यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक में ही आते हैं, ठीक है, ये जो है लो लेवल में ही आते हैं, कोई चौथा लेवल इसमें नहीं बना है। आगे चले, ज़्यादा टफ तो था नहीं, बहुत इजी था और टफ होगा भी नहीं, समझा मैं रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ओके, हमने यहाँ पे जो है उद्देश्य के बारे में जाना, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना, ठीक है, प्रबंधन के स्तरों के बारे में जाना। यहाँ चार्ट मैंने बनाया था समझाने के लिए, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा था ना कि जो आपके, बार बार ये चार्ट बना रहा हूँ ताकि आपकी नज़र में बनी रहे ये चीज़। ये टॉप लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल, ये है लोअर लेवल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप मैनेजमेंट डेफिनेशन अगर पूछ दी जाए, अगर डेफिनेशन पूछ दी जाए तो आप क्या लिखेंगे? इनका काम होता है इस्टेब्लिश गोल, लक्ष्य निर्धारित करना। हाँ देखिए, लक्ष्य निर्धारित करना। जो टॉप लेवल में लोग बैठे होते हैं ना, चाहे नोटिस बनाए, पॉलिसी बनाए, स्ट्रेटेजी बनाए, कुछ भी बनाए, इनका एक उद्देश्य तो यही रखते होंगे ना कि हमें जो है ये काम करने हैं, हमें इतने काम करने हैं, इतने स्कूल्स खोलने हैं, इतने हॉस्पिटल्स खोलने हैं, इतने लोगों को ठीक करना है, इतने लोगों को पढ़ा के निकालना है, ठीक है, नैतिक गुण सबके अंदर। तो जो लक्ष्य होता है ना वो टॉप मैनेजमेंट ही जो है डिसाइड करता है। हमेशा ऊपर के लोग जो टॉप में बैठे होते हैं वो जो है आपका गोल डिसाइड करते हैं किसी भी संस्था का। फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, रणनीति को बनाते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, फॉर स्ट्रैटेजी, प्लान, पॉलिसी, बजट। बजट मतलब कि आपके पास बस इतनी धनराशि दी गई है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी और इसके अंदर ही जो है आपको सब कुछ जो है प्रिपेयर करना है कि संस्था कैसे उस चीज़ को अचीव करेगी, कैसे पूरा करेगी, वो आपके ऊपर है। बस इन्होंने बजट बना दिया, पॉलिसी बना दी, गोल बना दिया और आपको जो है थमा दिया गया है मिडिल लेवल को। अब उसके बाद क्या है? डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, प्राधिकरण का प्रतियोजन और विकेंद्रीकरण। अच्छा रुकिए, विकेंद्रीकरण यानी कि डिलीगेशन। अगर मैं बात करूं कि टॉप लेवल में, ठीक है, मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने जो है रूल बना दिया, बजट बना दिया, पॉलिसी बना दी और मिडिल लेवल को दे दिया गया। तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि प्रेसिडेंट साहब ने ये भी कहा होगा मिडिल लेवल को कि आप जो है, ठीक है, जब भी मैसेज नीचे पहुँचे तो उन्हें ये आश्वासन दिलाएं कि अगर आप सही समय से काम करेंगे तो सही समय पर आपको सैलरी मिलेगी। अथॉरिटी जो है दे दी जाती है। अब सैलरी ये नहीं ना देंगे, सैलरी आपको टॉप मैनेजमेंट नहीं ना देंगे। सैलरी का जो भी वर्क होगा, पेंशन का जो भी वर्क होगा, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके मेडिकल टर्म्स हो गए, हेल्थ टर्म्स हो गए,
वो आप सीधा ये लोग नहीं ना देखेंगे, वो ये लोग देखेंगे। तो इन्हें जो है अथॉरिटी दे दी जाती है, कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि अगर आपके क्षेत्र या आपके निचले क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें या फिर दुविधाएं आती है तो उससे आप तुरंत ही जो है वहाँ निवारण करें, ख़त्म करें। ठीक है, तो टॉप लेवल क्या करती है, टॉप लेवल जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है डेलीगेट अथॉरिटी यानी कि अधिकार को फैला देती है। डिसेंट्रलाइज यानी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि अधिकार एक आदमी के हाथ में नहीं रहता, कई लोगों के हाथ में चला जाता है। एक लोग के हाथ में अधिकार नहीं रहता, कई लोग के हाथ में चला जाता है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी। अगला है कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइज, संगठन की गतिविधियों पर नियंत्रण। टॉप लेवल मैनेजमेंट है बाबू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बन गए, बजट बन गए, चलो बजट इतना दे दिया गया है, पॉलिसी दे दी गई है, आपको जो करना है करो, लेकिन बस मुझे ऑब्जेक्टिव जो है पूरा होना चाहिए मैनेजमेंट संस्था का या संगठन का। ऐसा नहीं है, ये बाकायदे गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखती है, नज़र भी बनाए रखती है कि कौन क्या काम हो रहा, क्या कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। अगर मिडिल लेवल टॉप मैनेजमेंट को जवाबदेही नहीं दे पाता तो टॉप मैनेजमेंट तुरंत वहाँ एक्शन ले सकती है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ टॉप मैनेजमेंट। अब आगे आता है मिडिल मैनेजमेंट में। इनका क्या काम है, एक्सप्लेन एंड मॉनिटर द स्ट्रैटेजी पॉलिसी प्लान फॉर्मुलेट बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट में जो प्लान्स, बजट, पॉलिसीज निकाले हैं, मिडिल लेवल क्या करते हैं, उस पॉलिसीज़ को, उस नोटिस को या उस रिपोर्ट को जो है नीचे के लोअर लेवल के लोगों को समझाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, और काम चल रहा है तो उन पर नज़र बना कर रखते हैं कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट है इशू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज़। योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश जारी करना। वो टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, टॉप मैनेजमेंट ने मिडिल मैनेजमेंट को जो है भेजा ज्ञापन कि आप जो है काम चालू कराइए। अब ये क्या करेंगे, अब ये जो है मिडिल मैनेजमेंट अपना फ्रेमवर्क तैयार करेगी। ठीक है, अगर टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि 1 साल के अंदर आपको ये काम करना है, तो ये जो है जो काम करना है ना, उस काम को बांटेगी, हर लोगों को दी जाएगा, हर डिपार्टमेंट में बांटेगी कि आपको इतने दिन में ये काम करना है, इतने दिन में ये काम करना है। अगर काम कंप्लीट होगा तो इसके आगे भी जो है और भी काम जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन को जो है निर्देश जारी करती है, निर्देश जो है जारी करती है आपका मिडिल मैनेजमेंट, ताकि नीचे के लोग जो है सही समय से काम कर पाएँ। अच्छा, और क्या करती है, ट्रेन, डेवलप एंड मोटिवेट द लो लेवल मैनेजमेंट। जो नीचे के लोग कार्यरत रहते हैं ना, नीचे के लोग जो कार्यरत रहते हैं उनको मोटिवेट करती है। और मोटिवेट कैसे करेगी, मोटिवेट या तो करेगी आपका इंक्रीमेंट से। इंक्रीमेंट मतलब हो गया कि सैलरी को बढ़ाना, बोनस को बढ़ाना, है ना, बोनस मिलेगा तो लोग अच्छे से काम करेंगे। और मान लेते हैं फूड फैसिलिटी, यानी कि फूड क्या बोलते हैं, मेस चालू कराना, यानी कि आप यहाँ पे आइए, ड्यूटी करिए, लंच आप यहीं से खा के जाइए, 1 बजे लंच करिए, फिर आप ड्यूटी पे लग जाइए। ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज़ को देना। हेल्थ फैसिलिटी देना, यानी कि अगर आपके या आपके किसी परिवार को कोई भी दिक्कतें होती हैं तो उसका सारा खर्चा जो है कंपनी उठाएगी। तो इस तरह की जो है फ़ायदे देना। क्या होता है, मोटिवेट करना। डेवलप करना, ये हो गया मोटिवेशन। ठीक है, अब डेवलपमेंट की बात करें तो मतलब ट्रेनिंग देना। अगर कुछ नए मशीन्स आ गए हैं तो वो मशीन्स के बारे में जानकारी देना। अगर कंप्यूटर रख दिया गया है, ठीक है, जो पुराने लोग अगर होंगे संगठन पे, अगर पुराने लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग तो पुराने किताब कॉपी इस तरह से चलने वाले सब। ठीक है, तो अगर उन्हें ट्रेन कर दी जाए कंप्यूटर चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए, बाकायदे टेक्नोलॉजी को समझा दिया जाए, तो वो भी उस काम को करेंगे अच्छे से। और जब करेंगे तो गतिविधि जो है बढ़ जाएगी, किसी चीज़ को करने का जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ लिखा गया तो ट्रेन, डेवलप, मोटिवेट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये इनका काम है मिडिल मैनेजमेंट का। और जैसा मैंने कहा कि लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। मिडिल लेवल क्या है, मिडिल लेवल जो है वो आपके टॉप लेवल में, ठीक है, यहाँ टॉप लेवल, यहाँ मिडिल और ये लोअर लेवल, ये लिंक का काम करती है, कड़ी का काम करती है, बीच में है ना ये। तो ऊपर के अथॉरिटी को नीचे तक पहुंचाती है और नीचे का जवाबदेही या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ऊपर तक पहुंचवाती है।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, एक बात और देखिए मिस हो गया, मिस नहीं हुआ है तो छूट चुका है, बता दूं। जब मैंने कहा ना, जब मैंने कहा कि टॉप, मिडिल और ये रहा लोअर, अगर जब मैंने कहा कि जो अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटी अलग कलर से मैं दिखा दूं, जो अथॉरिटी होती है ना वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम की ओर जाता है फ्लो होके, ठीक है। ये आपकी हो गई अथॉरिटी। लेकिन जो नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू टॉप फ्लो होगा ना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, अथॉरिटी ऊपर से नीचे। अगर कोई भी काम यहाँ सही से नहीं हुआ, कोई भी काम अगर यहाँ सही से नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, तो उसका जवाबदेह कौन होगा? नीचे के लोग होंगे ना। तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही जो है नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होता है। ये चारों पॉइंट जो है मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हिंदी प्लस इंग्लिश मैंने कोशिश किया कि दोनों जो है यहाँ पे समझा दूँ। चलिए ये हो गया मिडिल। अब आते हैं लोअर लेवल पे। आपने अगर टॉप मैनेजमेंट का नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो इसको भी ले लीजिए। अब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, या फिर फर्स्ट लाइन कह लीजिए, या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कह लीजिए, निम्न स्तरीय प्रबंधक। अब इनका क्या काम है? इनका काम है टू मेक डे टू डे ऑपरेशन दैट सेट बाय मिडिल लेवल। जो मिडिल लेवल ने, जैसे टॉप लेवल ने क्या किया, प्लान, स्ट्रैटेजी, फॉर्मेट, नोटिस जो है मिडिल मैनेजमेंट को दिया कि आप इसे करवाइए। मिडिल मैनेजमेंट ने क्या किया? मिडिल मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने जो है उस संदेश को जो है नीचे तक पहुंचाया। ठीक है। अब नीचे जो लोअर लेवल पे लोग पहुंच गए हैं, मैसेज जो पहुंच गया है फ्लो होके, उसमें क्या करेंगे लोग? लोअर लेवल के लोग क्या करेंगे? मेक डे टू डे ऑपरेशन, जो डेली का काम होगा ना, डेली का काम चाहे कुछ भी हो, संस्था चलनी चाहिए, उसको चलाने के लिए जो अपनी जो गतिविधि होगी, जो डे टू डे ऑपरेशन, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कुछ भी हो, उसको जो है वो लोअर लेवल के लोग ही करेंगे। यानी मेहनत रगड़ के जो है यही लोग करेंगे फिजिकली रूप से। उसके बाद अगला पॉइंट है टू असाइन जॉब एंड टास्क टू द ऑपरेशनल एम्प्लॉय। संचालन कर्मचारी को कार्य जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है। संचालन कौन आदमी कौन काम करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं चिप्स की पैकेट को लेकर, ठीक है, अगर मैं बात करूं चिप्स की पैकेट है, ठीक है, चिप्स के पैकेट, इसका डिजाइन कौन बनाएगा? चिप्स के पैकेट का साइज क्या होगा? ठीक है, सबके अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। चिप्स के अंदर पैकेट के अंदर कितने ग्राम का चिप्स भरा जाएगा? ठीक है, उनका फ्लेवर क्या होगा, उनका प्रचार प्रसार, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट जिसके लिए बनाए गए हैं उन्हीं को जो है दिया जाएगा ये। ठीक है। संचालक कर्मचारी को कार्य की जिम्मेदारी सौंपना, जो जिसकी जिम्मेदारी है उन्हें वो चीज़ को सौंप देना, बांट देना। अगला पॉइंट है एडवाइस एंड असिस्ट एम्प्लॉय इन प्लान एंड मेथड। कार्य प्रणाली में कर्मचारियों को सलाह और सहायता देना। जो काम कर रहे होंगे, ठीक, कोई दिक्कतें हो तो अपने नीचे जो चल रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं नीचे, ठीक है, उनके साथ सहायता देना। कहीं फंस जा रहे हैं तो उनकी मदद करना। अगर कंप्यूटर नहीं चला पा रहे हैं तो उसमें उनकी मदद कर देना। ठीक है। ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, कर्मचारी को प्रशिक्षण देना। एवल्यूएशन ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का मूल्यांकन। एवल्यूएशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना। मूल्यांकन इसीलिए करेंगे ये लोग क्योंकि कौन एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, लोअर लेवल के लोग देखेंगे कौन एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट से जानकारी जो है मिडिल लेवल को भेजेंगे। अब मिडिल लेवल क्या करेगी? इस बात को जो है टॉप लेवल में भेजेगी। ठीक है, टॉप लेवल पे भेजेगी।
तो टॉप लेवल के पास उस एम्प्लॉय की डिटेल पहुंची है कि हाँ काम अच्छा कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, ये बोले कि चलो इनकी सैलरी बढ़ा दो। इन्होंने जो है मिडिल लेवल को कहा, मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को भेजा संदेश कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो इसीलिए एवेल्यूएशन जो है, सॉरी इवेल्यूएशन जो है की जाती है हर एक गतिविधि की, हर एक एक्टिविटी की। बिल्ड गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। भाई देखो, जैसे मैंने कहा ना, जैसे मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल और चार्ट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यहाँ पे लोगों की संख्या अधिक होंगी, है ना, यहाँ पे लोगों की संख्या अधिक होगी। अब अधिक जब लोग होंगे तो सबसे बेहतर यही है ना कि जितने लोग हैं सब आपसी संबंध बना के रखें, झगड़ा ना हो, मन मुटाव ना हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ फेल होने नज़र आता है। फेल होने का मतलब कि विफल होने वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं, तो वो चीज़ यहाँ ना हो। बिल्ड गुड ह्यूमन रिलेशन, अच्छा मानवीय संबंध बनाना यहाँ बहुत ज़रूरी है, ये इनका काम है। मेंटेन डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन जो है बात वही हुई, अनुशासन बनाए रखें ताकि जो काम है फ्लो जो है वो एक अच्छे तरीके से हो, सरल तरीके से हो, इंतज़ार ना करना पड़े किसी चीज़ का, और कम समय में जो है संस्था जो है अपने ऑब्जेक्टिव को जो है पूरा कर ले। तो हमें पता चला कि संस्था कोई ऑब्जेक्टिव रखती है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक संगठन होता है कई लोगों का, ठीक है, और सभी लोग जो है एक ही दिशा में, एक ही मानसिकता से जो है एक ही वे में चलना चाहिए, ताकि अगर उस उद्देश्य को पूरा करना चाह रहे हो तो अगर उद्देश्य पूरा हो जाए तो अगला उद्देश्य तैयार रहता है। उद्देश्य एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है, जारी प्रक्रिया है। इसके अलावा हमें पता चला कि मैनेजमेंट जो है आपको 3 लेवल्स में आते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। और सारी चीज़ें सारे लेवल्स यानी सारे मैनेजमेंट जो लेवल्स हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये कैसे परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, और इन तीनों का सहयोग किसी भी संस्था के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, अचीव करने के लिए कितना इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, वो हमें यहाँ पता चल पा रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए लेक्चर्स इतने ही। मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है कि जो मैं पढ़ाना चाहूँ, अगर 4 पॉइंट लिख रहा हूँ तो 10 पॉइंट मैं खुद से बता दूँ। तो आज जो है हमारा टॉपिक यहीं तक है, ठीक है। हमने उद्देश्य के बारे में जाना, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जाना। अब जो अगला पॉइंट होगा ये शायद कंप्लीट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, प्रशासन और प्रबंधक के बीच में क्या अंतर है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस जो है आपके पूछे जाएंगे, डिफरेंस में ही आपको जो है नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से सही फॉर्मेट से लिखते हैं तो, चाहे वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। आप सही तरीके से सही फॉर्मेट से अगर लिखते हैं, अगर 20 नंबर का भी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में, डिफरेंस को लेके, तो मेरा ये मानना है कि डिफरेंस लिखना इस तरह के मीनिंग लिखने या डेफिनेशन लिखने से ज़्यादा आसान पड़ता है। तो कोशिश यही कीजिएगा आप लोग कि अगर डेफिनेशन है तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ डेफिनेशन बताऊँगा ही, ठीक है। और हाँ, इसके बाद क्या होगा ना, जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स भी जो है यहाँ पे प्लेस कर दूंगा आपके लिए, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाए, रिपीटेड हो, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो तब भी आप बताएं, ठीक है, अपना फीडबैक जो है ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।